नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता। इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ डेजा वू। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक तरह से दस्तक दे दी है। गवर्नमेंट एडवाइजरी और इंडिविजुअल प्रिकॉशंस के कॉन्वर्सेशंस एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। ऐसे में पास्ट एक्सपीरियंसेस और फ्यूचर फियर के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है और यही है आज के हमारे डिस्कशन का मुद्दा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ए.के. उपाध्याय, जो कि एक फिजिशियन हैं, और डॉक्टर निशा खन्ना, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। वो बताएंगी कि इस सिचुएशन में शरीर और मन दोनों को कैसे संतुलित रखा जाए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं ये एक रिपोर्ट। देश में कोरोना की दस्तक के बाद देश भर के अस्पतालों ने कोरोना से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल में कोविड वार्ड को तैयार किया जा रहा है ताकि इमरजेंसी की स्थिति से निपटा जा सके। भारत में कई राज्य कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे आंकड़े आगाह कर रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की पूरी जरूरत है। कोविड की तैयारियों के लिए वैसे कोई चांसेस नहीं है। कोविड के नंबर ऑफ केसेस थोड़ा हल्के से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से हमने हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल में 14 बेड आईसीयू सेटअप आइसोलेशन रेडी करके रखा है, जहाँ पे मॉनिटर है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, सब कुछ फैसिलिटी है, मेडिसिन का सब है। तो 14 बेड हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में तैयार करके रखे हैं। तो इसके अलावा बाकी भी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को बोला गया है कि हर हॉस्पिटल 10-10 बेड अपनी तरफ से रेडी करके। सर, कितने बेड के अरेंजमेंट है अभी फिलहाल बॉम्बे हॉस्पिटल में 14 बेड है जो अवेलेबल है यहाँ पे, और बाकी हॉस्पिटल में भी सब जगह बोला गया बेड को रेडी है। सर, फिलहाल में कोई हाल ही में कोई पेशेंट है आपके यहाँ पे? अभी फिलहाल पेशेंट 4-5 पेशेंट हमारे पास आए हैं पॉजिटिव, लेकिन एडमिट करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी है, या ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है या कोई इंट्रावेनस एंटीबायोटिक वगैरह या मेडिसिन देने की जरूरत पड़ रही है। अभी फिलहाल कोई भी पेशेंट एडमिट करने लायक नहीं है, घर पे मैनेज हो रहे हैं और दे आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। थैंक यू सर। सावधानी नहीं बरती तो हालात बिगड़ सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश भर में मौत का आंकड़ा ज्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं दिया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। आइए आंकड़ों से जान लेते हैं कि अभी देश में कोविड के क्या हालात हैं। अभी देश में करीब 10,981 से ज्यादा कोविड मरीज हैं। पिछले हफ्ते कोविड से 29 लोगों की जान गई थी। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 की मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत 98.79% है। अब आइए उन राज्यों पर नजर डालते हैं जिनमें ज्यादा कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। 2,662 सक्रिय मरीजों के साथ नंबर 1 पर है केरला। 1,212 नए मरीजों के साथ महाराष्ट्र नंबर 2 पर। 1,849 मरीजों के साथ गुजरात नंबर 3 पर है और 812 मरीजों के साथ कर्नाटक नंबर 4 पर है। आंकड़े बताते हैं कि कोविड के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है। पहले कोविड से इक्का दुक्का लोगों की जान जा रही थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 29 तक पहुंच गया है, जिसकी और भी बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। केंद्र सरकार भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और राज्य सरकारों के संपर्क में है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। क्या है ये नया वेरिएंट और क्या सिम्टम्स हैं इसके? देखिए, कोरोना तो वही वाला कोरोना है जो पहले था। वो बेसिकली समय समय पे अपना रूप बदलता है, उसको अपना वेरिएंट चेंज होता है उसका। अभी जो वेरिएंट चल रहा है XBB.1.16, ये बेसिकली कंटेजियस ज़्यादा है, ये फैलता तेज़ी से है बहुत, लेकिन ये मॉर्टेलिटी इसमें कम है। इसमें लोग मरते कम हैं, ये फैलता बहुत तेज़ी से है। तो इसमें भी वही लक्षण है ऑलमोस्ट जो पहले कोविड में हुआ करते थे। इसकी खास बात यह है कि ये ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसमें कि थ्रोट इरिटेशन हमेशा बना रहता है, गले में कुछ लगता है कुछ फंसा हुआ है, और मरीज को खांसी, बार बार खांसी आती है और लंबे समय तक खांसी चलती है। खांसी उसकी जल्दी बंद नहीं होती है। तो एक तो ये सबसे इसका जो मेन लक्षण है यही है कि लगातार खांसी होना और लंबे समय तक खांसी का रहना, जल्दी खांसी का ठीक न होना।
तो डॉक्टर साहब, इस वेरिएंट की कोई हिस्ट्री भी है जिससे आप इसके नेचर या स्पीड को समझ सकें? अभी जो चल रहा है ये जो इसके जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसका जो अभी चल रहा है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कॉन्टेजियस बहुत ज़्यादा है, ये एक दूसरे में फैलता बहुत तेज़ी से है। बट संतोषजनक बात ये है कि ये मॉर्टलिटी नहीं है, लोग इससे मौतें कम होती हैं। अगर आप देखिए पिछले काफ़ी समय से लोगों को जो सर्दी खांसी हो जा रही है वो ठीक ही नहीं हो रही है, महीनों महीनों चल रही है, आप लाख एंटीबायोटिक ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा है। तो क्या ये भी उसमें ही शामिल है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कहीं ना कहीं जो ये वेरिएंट चल रहा है उसी का प्रभाव है ये। और देखिए एंटीबायोटिक का एक बहुत प्रोफेशनली टर्म यूज़ होने वाला टर्म है जिसको लोग बहुत प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक, और हर बीमारी में एंटीबायोटिक लेना प्रेफर करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि दिस इज़ अ वायरल डिजीज़, कोरोना इज़ ए वायरल डिजीज़, और वायरसेस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है अनटिल अनलेस उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर निशा, कोरोना का नाम सुनते ही एक मन में डर हो जाता है। पिछली बार जिस तरह से हुआ, एक लाइफ चेंजिंग ट्रेजेडी थी, तो किस तरह से अब इस सिचुएशन को हम डील करें? आई थिंक सो, अगर हम पिछली बार की भी सिचुएशन को डील करने की बात करते हैं तो बेसिकली जो है, अगर देखें तो फेयर जो है, डर अपने आप में, उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई। क्योंकि डर की वजह से क्या किया था लोगों ने, अगर सिलेंडर स्टोर करने शुरू कर दिए, डर की वजह से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मास्क खरीद के रखने शुरू कर दिए, ऑक्सीमीटर्स खरीदे कि किसी भी अगर हल्का सा भी किसी का हार्ट रेट या जो भी पल्स रेट कम होता था तो लोग बहुत परेशान हो जाते थे, हाइपर हो जाते थे, और एडवांसेस में बेड बुकिंग के बाद में बात करते थे कि किसी भी फैमिली मेम्बर को मुश्किल ना आए। तो ऐसी सिचुएशन थी। अगर हम आज की डेट में बात करें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, आई थिंक सो इस वेरिएंट का फर्स्ट टाइम 1968 में पेयर हुआ था, और उसके बाद ये काफ़ी इवॉल्व हुआ है। ABCD जो भी इसके वेरिएंट थे काफ़ी इवॉल्वमेंट में आए हैं। रही बात अगर फेयर की बात करें, क्योंकि डेफिनेटली लास्ट टाइम जब कोविड आया था तो 2020 में बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खोया है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें आपका कोई फैमिली क्लोज मेंबर या कोई रिश्तेदार जिसने अपना ना खोया हो। तो उस ऐसी समय में, क्योंकि जैसे ये वेरिएंट वापस आता है तो लोगों की पुरानी यादें वापस आ सकती हैं, तो वो एक हमें एक लगता है कि इस वेरिएंट के आने से ज़्यादा है। और दूसरा ऑब्वियस है, लोगों के घर मन में ये भी आ सकता है कि अगर ये ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो बेटर है हम प्रिकॉशंस ले लें, कहीं ना लॉकडाउन की सिचुएशन ना आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार लोग इसको प्रिकॉशनरी मेजर में और ज़्यादा लेंगे, बिकॉज आई हैव सीन पीपल आर स्टार्टेड वेयरिंग मास्क्स। मतलब अगर किसी को हो रहा है, और हम भी बोलते हैं किसी को कि अगर हल्का सा भी इवन जैसे सर कह रहे हैं खांसी हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, तो एक डिस्टेंट में रहें, क्योंकि पिछली बार का वो जिसे बोलते हैं हमारा एक्सपीरियंस है, वो सबक हमें याद रहता है। तो कहीं ना कहीं इस वायरस की वजह से जो दिमाग में आ रहा है, मुझे लग रहा है डर को हैंडल करने के 2 या 3 तरीके ही होते हैं। जो पहला वे होता है जिसे बोलते हैं फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे, फेयर का फॉर्म जिसे हम फ्लाइट मोड कहते हैं, भूलो और छोड़ो और आगे बढ़ो। एक फॉर्म होता है फेयर का जिसे हम फेस एवरीथिंग एंड राइज, उसे बोलते हैं फाइट मोड। आप सिचुएशन को फेस करने की अवस्था में आ जाते हैं, जिसमें आप अपने डर से ऊपर की बात करते हैं। थर्ड जो मिडिल वाला एक स्टेज होता है, जो जिसे हम ग्रे जोन भी कहते हैं मोस्टली, जो ब्लैक से वाइट और वाइट से ब्लैक में जाता है, दैट इज़ फ्रीज जोन, जिसमें हम बोलते हैं फॉल्स इक्वेशन अपेयरिंग रियल, जो कि कोविड की इस सिचुएशन में मुझे लगता है फेयर की वो फॉर्म फ्रीज में जाना, जहां हम अपने ही दिमाग में कुछ सोच लेते हैं बट वो एक्चुअल में रियलिटी में नहीं होता। हम ही कुछ सिचुएशन को उस तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस वेरिएंट के बारे में भी बात करें तो लोगों के मन में अगर आ सकता है तो अपने आप विचार बना सकते हैं ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर नेगेटिविटी को सोच रहे हैं तो प्रिकॉशनरी मेजर्स ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मुझे लग रहा है लोग पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं कि क्या है, हाँ, पर एक डर का माहौल तो रहेगा अगर कि दोबारा से लॉकडाउन हो जाए, क्योंकि लोगों को इतना लगता है, बिकॉज पीपल आर नाउ यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कोरोना ने जितना शरीर को नुकसान पहुंचाया उससे ज़्यादा दिल दिमाग पर इसका नुकसान हुआ। अभी आपने गुड़गांव का एक केस सुना होगा जहां पर एक लेडी ने अपने आप को 3 साल से बंद रखा था, अपने हस्बैंड तक को एंट्री नहीं थी क्योंकि वो बाहर जाते थे। तो ऐसे तरह के लोगों को आप क्या कहेंगी, अभी भी जो इतने डरे हुए हैं कि उनको लगता है कि अगर ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि नहीं बस अब तो कहीं फिर से वैसी स्थिति ना हो जाए। अगर आप बेसिकली बात करें कि अगर जिस पर्टिकुलर केस की आप बात कर रहे हैं गुड़गांव में हुआ था, कई बार हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स में चले जाते हैं। एक थॉट हमारे दिमाग में बार बार आता है और उस थॉट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑब्सेशंस बोलते हैं बार बार थॉट्स का आना,
थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उन थॉट्स के चलते अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो उससे कंपल्शन बोला जाता है। और स्पेशली जब बार बार हाथ धोने की बात हुई है तो ये ऑब्सेशन, क्योंकि अगर आप सब लोगों को पता है या नहीं पता कि कोविड के दौरान ये शायद बहुत हाईलाइट हुआ था कि हाथ धोना एक्चुअली में एक बीमारी माना जाता है अगर आप बार बार हाथ धोते हैं। और स्पेशली ओसीडी के केसेस काफ़ी मात्रा में बढ़े भी हैं। इवन मैंने भी कई केसेस किए हैं जिसमें, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स अगर क्योंकि मैं एक मैरिटल फैमिली थेरेपिस्ट हूँ, तो कपल्स आते थे जिसमें एक पार्टनर ज़्यादा रिजिड होता था, हर चीज़ पर दिन में हर चीज़ को धोना, बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलने देना, तो ये नॉर्मल लोगों के घर मन में डर बैठ जाता है। एक हाइपोकॉन्ड्रियासिस करके भी एक डिजीज़ होती है जिसमें हम सोचते हैं हमें कोई भयानक बीमारी हो जाएगी या मेरे आसपास के मेरे जो करीबी है उनको कोई बीमारी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस में साइकोलॉजिकल इलनेसेस बढ़ सकती हैं। देखिए कोविड के दौरान ऐसा भी हुआ है, जैसा आपने बोला, इस लेडी की भी पर्टिकुलर अगर हम केस को ले लेते हैं तो उसके मन में एक डर था कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। इसे हम इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, इनसिक्योर अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, कोविड की वजह से क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन कम हो गया, अब ऐसा ये भी हो सकता है कि पहले भी वो पर्सन सोशलाइजेशन ना करता हो और ज़्यादा, और पहले भी वो इंट्रोवर्ट हो, वहाँ हमारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम पहले भी लोगों से बात नहीं करते, अगेन हमारे रूटीन में ह्यूमर का कितना रोल है, हमारे लाइफस्टाइल जीने का तरीका कैसा है। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में बोल सकते हैं उनके हस्बैंड वाइफ के कंपैटिबिलिटी थी कि नहीं थी, वो भी एक मेजर रोल प्ले। नहीं डॉक्टर, जैसे आपने हाथ धुलने की बात कही, मैंने भी अपने अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो शायद ये वर्ड उतना सही, लेकिन इरिटेशन के लेवल तक हो गया। मतलब लोग, ऐसा होता था कि कुछ भी आपने टच किया तो हाथ धुलना ज़रूरी है। तो आप जिनका उस लेवल तक हो गया तो आपको लगता है कि उन्हें भी काउंसलिंग की ज़रूरत है? डेफिनेटली, नॉट ओनली इन काउंसलिंग, दे गो फॉर मेडिकेशंस। अगर आप एक्सेसिवली हाथ धोते हैं, ओसीडी एक बीमारी है, इसमें डेफिनेटली साइकोथेरेपी टेक्निक्स भी काम करती हैं, जिसमें हम लोगों को गाइड करते हैं कि थॉट स्टॉपिंग जैसी टेक्निक को यूज़ करें। इसमें ERP करके होता है, एक्जिस्टेंशन रिचुअल प्रिवेंशन प्रोग्राम, जिसमें अगेन पर्सन को बताया जाता है कि कैसे वो अपने पर्टिकुलर ऑब्सेशन से बाहर आए। तो देखिए, हाथ धोना एक वन ऑफ द सिम्टम होता है ओसीडी में, वो सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है। उसमें कई बार अगर होता है डोर को बार बार चेक करना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को छूने ना देना, तो इट मे बी ड्यू टू डिफरेंट थिंग्स, टच ना करने देना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट जब हम पेशेंट्स देखते हैं दिन में 4 बार बेडशीट बदलना, अगर आपके बच्चे ने भी पैर रख दिया है या आपका पार्टनर भी जैसे ऑफिस से आया है बैठ गया है बेडशीट पर, तो आप उसको चेंज करना शुरू कर देते हो। तो कई बार अगर हम जाते हैं, डेफिनेटली घंटों साइकोथेरेपी करते हैं, तो हमें बहुत सारे रीजन समझ में आते हैं। इट मे बी नॉट वन थॉट। तो डेफिनेटली इसमें सिर्फ काउंसलिंग नहीं, मेडिकेशन भी सवेयर केसेस में ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम? पिछली बार से इस बार में क्या फ़र्क है? देखिए, पिछली बार का अगर आप कैलकुलेशन करें तो जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, और ये जो वेरिएंट है ये नो डाउट कंटेजियस तो ज़्यादा है, बट इसमें मोर्टेलिटी कम है। मोर्टेलिटी उन्हीं केसों में है जिसमें मॉर्बिड डिजीज़ हैं, कोमॉर्बिड डिजीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, रीनल प्रॉब्लम हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। उन्हीं पेशेंटों में मोर्टेलिटी ज़्यादा है, उसी में डेथ रेट ज़्यादा है। किस तरह के लोगों को आप ये हिदायत देंगे कि उन्हें अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जिनको शुगर है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। जो हाइपरटेंसिव हैं, जो जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे पेशेंटों को बहुत अपने को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। वो मास्क का यूज़ करें और गैदरिंग को अवॉइड करें, एनर्जी एग्जॉस्ट कम करें और स्ट्रेस कम लें, पूरी नींद लें और लिक्विड डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें। डॉक्टर निशा, भगवान न करें किसी के परिवार को ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप कैसे एज अ फैमिली आप उनको कैसे कहेंगी, किस तरह से वो इस सिचुएशन से डील करें? आई वुड से व्हेन यू सेड इट, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड रिसेंटली हैड कोविड। तो आई वुड से डेफिनेटली हम बोलते हैं उस समय में खुद को अकेला ना पाएं। अगर ऑब्वियस है आप घर में ही अगर आप अपने आप को कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में आपको अपने आप को ऑक्यूपाई रखना है। चाहे आप पर्टिकुलर मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप अगर किसी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं तो वो हॉबी को परस्यू करिए। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा डर या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि वो टाइम है जब आप अकेले अपने आप के साथ होंगे, आपने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया, और क्वारंटाइन की सिचुएशन में वो बोलते हैं जब हम बाहर नहीं जा सकते तो अपने
अंदर जा सकते हैं। तो अपने अंदर जाके अगर हम देखेंगे, चाहे कई बार क्योंकि क्या होता है आउटवर्ड जर्नी, हम ज़्यादातर लोग के बीच में बैठते हैं तो हमारा अपने आप के साथ समय बहुत कम होता है, और वो जो अपने आप के साथ समय होता है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आई वुड से 50% लोग अपने आप अकेले बैठ ही नहीं सकते हैं। स्पेशली अगर कोई एक्सट्रोवर्ट हो वो अकेला बैठ नहीं सकता है, तो उसे बात करने के लिए कोई चाहिए। तो आजकल तो मोबाइल और टीवी एक ऐसे साधन है जिसके थ्रू आप एंटरटेन हो सकते हैं, और अगर आप वो भी साधन नहीं है आपके पास, आई वुड से आप कलरिंग कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है आप डांस कर सकते हैं, जो आपका मन करे। कुछ नहीं तो भगवान का जाप कर सकते हैं, जिस भी आप गॉड को बिलीव करते हैं। रही बात एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, आपके दोस्त आपके साथ हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब, पिछली बार के एक्सपीरियंस से हमने ऐसा क्या सीखा जो इस बार आप बोलेंगे कि एज अ प्रिकॉशन हमें उसे यूज़ करना चाहिए? बेसिकली जो ये वेरिएंट चल रहा है इसमें इतनी मॉर्टेलिटी नहीं है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछला वेरिएंट था डेल्टा, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, और इसमें जो कफ और कोल्ड है ये ज़रूर प्रोलॉन्ग टाइम तक रह रहा है, लंबे समय तक रह रहा है, लेकिन इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके अकॉर्डिंग आप चलें। एक आखिरी और शायद अहम सवाल है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के बाद भी कोरोना की वापसी क्या चिंता का विषय है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बेसिकली देखिए इसमें है क्या कि ये एक वायरल डिजीज़ है, और वायरसेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने रूप को बदलता है, स्ट्रेन को बदलता है। तो हमने जो वैक्सीनेशन लिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वायरस जो है अपना स्ट्रेन नहीं चेंज करेगा, इसलिए जिनको बूस्टर डोज लगे हैं, जो वैक्सीनेटेड हैं, उनको भी उतने प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जो अनवैक्सीनेटेड। क्या डबल बूस्टर की ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये ज़रूरत पड़ सकती है डबल बूस्टर की। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने दर्शकों से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि पिछली बार कोरोना के इतने डरावने रूप के बावजूद जिस तरह से वी एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी स्टूड अप एंड डेल्ट विद इट वाज एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। तो इस बार भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने की, जिससे कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए बड़ी परेशानी से बच सकें। तो मैं आपसे बस आखिरी में एक बार फिर कहना चाहूँगी, बी कॉशियस, बी पॉजिटिव एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।